हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ में भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन कर रहे होंगे। देखिए प्यारे छात्रों, हम जो है अर्थव्यवस्था की 6वीं सीरीज पर बात करेंगे। आज जो है अर्थव्यवस्था की 6वीं सीरीज पर बात कर रहे हैं, जबकि जो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक था वित्तीय बाजार, और वित्तीय बाजार में हम पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं, भाग 2। वित्तीय बाजार की एक कक्षा को हम पढ़ चुके हैं। वित्तीय बाजार में मैंने बताया था कि 2 चीजें हैं जिसमें आपको याद रखना है। एक होता है बचतकर्ता, होता है प्यारे छात्रों, जिसको सेवर कहते हैं। एक होता है निवेशकर्ता। तो बचतकर्ता और निवेशकर्ता के मध्य में जो संबंध स्थापित कराने का कार्य करता है प्यारे छात्रों, उसी को जो है हम एक तरह से वित्तीय बाजार कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो वित्तीय बाजार की 2 कड़ियां हैं प्रमुख रूप से। इसमें एक है आपका मुद्रा बाजार था एक, और एक इसमें पूंजी बाजार था। ये मनी मार्केट है, और ये जो है कैपिटल मार्केट है। आज मेरे प्यारे छात्रों, हम इसमें से जो मुद्रा बाजार है उस पर बात करेंगे। और मुद्रा बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको नई बताने वाला हूं जो कि आपके हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, और साथ ही साथ में जब वो एग्जाम में पूछी जाती है तो वहां पर आप उसको समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। जैसे आप देखेंगे कॉल मनी पूछा जाता है पेपर में आपसे जो है। जैसे आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ट्रेजरी बिल पूछ लिया जाता है, कॉमर्शियल बिल पूछ लिया जाता है, और कॉमर्शियल पेपर पूछ लिए जाते हैं आपसे जो है। कॉमर्शियल डिमांड डिपॉजिट्स पूछ ली जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं क्या, तो इनसे संबंधित जो आज जो है हम अपनी इस कक्षा में बात करेंगे जो है। तो उसमें हम सबसे पहले जो आज हम टॉपिक उठाएंगे, मुद्रा बाजार को एक तरह से विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अब इसमें हम जो है मुद्रा बाजार क्या था उस पर हम बात करते हैं। देखिए, अब हम इसको परिपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ध्यान देंगे, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। सबसे पहली बात याद रखेंगे, यह एक अल्पकालिक बाजार है। इट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है, परंतु 1 साल से कम के लिए होगा। ये जो है 1 साल से प्यारे छात्रों कम के लिए होता है, यानी 365 दिन से कम के लिए होगा। उससे ऊपर के लिए इसमें स्थितियां नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात ये थी कि जो मुद्रा बाजार का जो बाजार होता है, मुद्रा बाजार का जो बाजार होता है प्यारे छात्रों, वह क्या था, बैंक थी। और इन बैंकों का जो नियंत्रण करने का कार्य जो करता है, नियंत्रण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है प्यारे छात्रों, आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक केंद्रीकृत बैंक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पिछली कक्षाओं में बता चुका था। अभी हम आगे चल करके अगली जो कक्षा आएगी या फिर हम नेक्स्ट इसी में जो और इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो अब आप याद रखेंगे, जो मुद्रा बाजार है एक अल्पकालिक बाजार है, यानी जहां पर कोई भी जो लेन देन होगा वह इस स्वरूप में होगा। और मुद्रा बाजार का जो बाजार होता है, बैंक होती है, और बैंक को नियंत्रित करने का जो काम करती है प्यारे छात्रों, वह कौन करती है, आरबीआई करती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बात करते हैं। चलिए देखें, अगर हम इसी मुद्रा बाजार में बात करें तो जो मुद्रा बाजार का जो बाजार है वह हमने देखा क्या था, बैंक था। अब देखिए, इसी बैंक में जो है 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, या मुद्रा बाजार में 2 तरह के क्षेत्र होंगे।
एक होगा आपका जो है संगठित क्षेत्र होगा, बैंक संगठित क्षेत्र होंगे, एक इसमें होगा संगठित बैंक क्षेत्र होगा, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, और प्यारे छात्रों एक होगा असंगठित बैंक क्षेत्र होगा, असंगठित बैंक क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड बैंक सेक्टर। जैसे प्यारे छात्रों इसमें आप देख सकते हैं बैंक आ जाती है, यानी व्यावसायिक बैंक आ जाएंगी, कॉमर्शियल बैंक आ जाएंगी बहुत सारी, और वित्तीय संस्थान आ जाएंगे इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एसबीआई है, आरबीआई खुद भी है, पीएनबी है, बहुत सारी संस्थाएं इसमें आ जाएंगी। जो असंगठित बैंक क्षेत्र एनएफसी, इसमें यदि बात करेंगे हम जो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन आएंगे जो है। अब हम इस असंगठित बैंक क्षेत्र और संगठित जो बैंक क्षेत्र है उसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे देखिए एक होते हैं जैसे हमें ऋण की जरूरत है, तो ऋण हम दो तरह से ले सकते हैं। एक संस्थागत ऋण ले सकते हैं जो, और एक हम गैर संस्थागत ऋण ले सकते हैं। ये इस तरह से हम दो तरह से जो ऋण है वो ले सकते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लोन और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। संस्थागत ऋण क्या है कि देखिए ऐसे ऋण जो कि किसी संस्था से लिए जा रहे हैं। अब जब कोई संस्था होगी, जैसे आपकी बैंक है, तो ऐसी जो संस्थाएं होती है इन पर एक हाई कमान भी होती है जो कार्य करती है। जैसे बैंकों पर हाई कमान कार्य करने का क्या करती है, आरबीआई। साथ ही साथ में इनका एक लेखा जोखा होता है, यानी प्रत्येक चीज का एक लेखा जोखा भी होगा इनका जो है, और साथ ही साथ में इनके नियम कानून भी होंगे। जैसे आप देखिए कभी भी बैंक से पैसा लेने के लिए जाइए तो उसकी टर्म्स कंडीशन होती है, पेपर वर्क होता है, और बाकायदा वो जो हायर अथॉरिटी होती है उसके थ्रू वो काम करती है। जबकि गैर संस्थागत ऋण देखेंगे, अगर आप देखते हैं गैर संस्थागत ऋण का मतलब है इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, सामान्य रूप से आपको ऋण दे देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें साहूकार है, देख सकते हैं जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं गांव के, इनको देख सकते हैं गैर संस्थागत बैंकिंग है। ये पैसा भी देने का काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये कागज कार्यवाही नहीं करते। अब इसके इनके साथ में क्या होता है कि जो किसान होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, वो इनकी चंगुल में फंसता है, वो इनसे ऋण लेता है, और वहां पर क्या होता है कि बड़े पैमाने पर ये ऋण देने का काम तो करते हैं लेकिन कोई कागजी कार्रवाई नहीं करते, और साथ ही साथ में जब ये ऋण देते हैं तो हायर इंटरेस्ट पर दे देते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि जो किसान है, मजदूर है या अन्य छोटे दुकानदार है, उनका बहुत अत्यधिक मात्रा में शोषण होता है। तो सरकार इसी गैर संस्थागत जो ऋण जो प्रोवाइडर हैं इन्हीं को खत्म करने के लिए, और यहां से जो लोग ले रहे हैं जैसे मजदूर है, किसान है, इन सबको जो संस्थागत से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन क्या होता है प्यारे छात्रों कि जो किसान है, मजदूर है, अब जब वो बैंक जाते हैं तो वहां देखते हैं बहुत सारा पेपर वर्क है, अन्य कार्य होते हैं, तो वो उनमें फंसना नहीं चाहते, और साथ ही साथ उनको लगता है कि बैंक जो है वह इन लोगों से ज्यादा ऋण लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो यहां पर संगठित बैंकिंग क्षेत्र इन्हीं संस्थागत ऋण वाले होते हैं, और असंगठित बैंकिंग क्षेत्र यही गैर संस्थागत ऋण वाले होते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार जो है इन गैर संस्थागत जो आपके कार्य हैं इनको समाप्त करने की कोशिश करती है, और संस्थागत कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, और इसी की ओर वह लगातार अग्रसर हो रही है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे इसी संगठित जो बैंकिंग क्षेत्र है इसके कौन कौन से औजार होते हैं या क्षेत्र होते हैं।
उस पर हम बात करेंगे आज। देखिए प्यारे छात्रों, जो संगठित बैंकिंग क्षेत्र या सेक्टर है, इसके हम औजार की बात कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर्स। तो देखिए प्यारे छात्रों, इसके कुछ पार्टीशंस हैं, उन पर हम आज जो है चर्चा करते हैं इस क्लास में। देखिए, यदि हम एक पार्ट देखें इसका, जो है एक पार्ट होता है कॉल मनी। अभी समझाऊंगा प्यारे छात्रों को, बहुत विस्तार से बात करने वाला हूं मैं। जो है एक अवधारणा कॉल मनी मार्केट की है, ये क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। अब एक और अवधारणा इसमें आ चुकी है, नोटिस मनी की भी आ चुकी है, नोटिस मनी मार्केट की भी है, इस पर भी जो है हम आज बात करेंगे। और एक और अवधारणाएं बहुत सारी आ रही हैं, अब जो है उन पर भी बात करेंगे। एक है, जैसे अवधारणा देखेंगे बिल मार्केट है, बिल बाजार, ये क्या है इस पर भी बात करेंगे। इसमें दो चीजें हैं प्यारे छात्रों। पहला इसमें यह देखेंगे आप, जो है ट्रेजरी बिल है, जिसको टी बिल भी कह देते हैं, या इसको हिंदी में जो है खजाना बिल कह देते हैं। इसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। एक है कॉमर्शियल बिल है, जिसको वाणिज्यिक बिल कह दिया जाता है। ये इसी के पार्ट है प्यारे छात्रों। और देखेंगे एक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एक होता है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और देखेंगे यदि इसमें एक और है वाणिज्यिक पत्र भी होता है, कॉमर्शियल पेपर कह सकते हैं, एक कॉमर्शियल पेपर है। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, यहां याद रखिएगा कि कॉमर्शियल बिल और कॉमर्शियल पेपर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एक टाटा का नमक खा रहे और एक किसी अन्य कंपनी का नमक खा लो, पतंजलि का नमक खा लो, तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, जो है अलग अलग ब्रांड के हैं। तो आज हमें इसी संगठित बैंकिंग क्षेत्र के इसी औजार की बात करनी है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कॉल मनी की बात करते हैं कि कॉल मनी है क्या। देखिए, कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं। देखो प्यारे छात्रों, जैसे दो या दो से अधिक बैंकें कार्यरत हैं भारत में, बहुत सारी बैंकें हैं। अब देखिए, जब कभी भी इनके पास में पैसे की कमी होती है, जैसे मान लीजिए एसएलआर मेंटेन करना है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, सीआरआर मेंटेन करना है, कैश रिजर्व रेशियो, या अन्य कोई भी काम करना है, अब इनके पास में पैसा बहुत कम है और इनको एकदम से पैसे की जरूरत हो गई, तो जब कभी भी एक बैंकिंग संस्थान या वित्तीय संस्थान दूसरे बैंकिंग संस्थान से एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए पैसे उधार ले लेता है, तो उसी को जो है हम कॉल मनी के रूप में जानते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां पहला बात ध्यान देंगे, जब एक बैंक दूसरे बैंक से अल्पकालिक समय के लिए
धन यानी कैपिटल उधार लेता है। और याद रखिए प्यारे छात्रों, इसमें जो उधार लेगा ये एक दिन के लिए होगा, इससे ज्यादा के लिए समय नहीं होगा। वन यानी बिलो ऑफ 24 आवर्स, एक दिन से कम समय के लिए पैसा लेगा। अब इसकी जरूरत क्यों होगी? हो सकता है उसको अपना सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करना हो, यहां पर उसके लिए जरूरत पड़ सकती है। यह भी स्थिति हो सकती है प्यारे छात्रों। और दूसरी बात देखेंगे, जब ऐसे समय के लिए पैसा लिया जाता है तो इस पर अधिक ब्याज दे होता है, इस पर हायर इंटरेस्ट पेबल करना पड़ता है। ये ऐसी स्थितियां भी होती हैं जो है। और यदि हो सकता है कि किसी भी संस्थान को, बैंकिंग संस्थान को अचानक से धन की जरूरत हो जाए, तो ऐसी स्थितियों को जब बैंक पूरा करता है प्यारे छात्रों, तो उसके लिए वो दूसरे संस्थान से ऋण उधार ले लेता है और उसकी समय सीमा एक दिन से कम के लिए होती है। तो ऐसी स्थिति को हम कॉल मनी के रूप में जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, इसमें कुछ रिफॉर्म किया गया। अब रिफॉर्म क्या किया गया कि इसके साथ साथ में एक और टर्मिनोलॉजी लेके आई गई, नोटिस मनी, नोटिस मनी मार्केट। इसमें क्या है, ये जो कॉल मनी का ही सुधार है, इसका ही जो सुधार रूप है। और देखिए इसमें क्या होता है प्यारे छात्रों, वहां एक दिन की बात थी, यहां क्या होता है 2 से 14 दिन के मध्य के लिए, 14 दिन के मध्य के लिए धन उधार ले सकते हैं। इसमें यह समय सीमा होती है। और देखिए इसका भी नोटिस मनी का सुधार रूप एक और आया है, टर्म मनी मार्केट। एक और सुधार रूप आया टर्म मनी मार्केट। इसमें क्या है, 15 से 90 दिन के लिए मध्य उधार ले सकते हैं। तो देखिए प्यारे छात्रों, जब एक दिन से कम के लिए कोई बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है, जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक से वो एक दिन के लिए पैसा उधार ले रहा है, कॉल मनी होगा। यदि वो 2 से 14 दिन के मध्य के लिए पैसा ले रहा है तो नोटिस मनी है। यदि वह जो है 15 से 90 दिन के मध्य के लिए ले रहा है तो उसको टर्म मनी मार्केट के रूप में जो है हम जानेंगे जो है। तो यहां ये बात आपको याद रखनी होगी। और ये जो है एक तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर है उसी का एक पार्ट है। तो यहां से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देखते हैं हम, इसमें जो है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र। देखिए इसका जो प्रयोग है वास्तविकता में 1989 से प्रचलन प्रारंभ हुआ है इसका। अगर कभी भी प्यारे छात्रों पूछा जाए इसका प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ है, 1989 से। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये है क्या, देखिए अभी हमने इससे पहले देखा कि कॉल मनी से क्या था, बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रही थी। सीडी क्या है, ये एक बचत पत्र है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो है एक प्रकार का बचत पत्र है। दिस इज द सेविंग पेपर।
अब इसमें क्या होता है, जैसे बैंक को जब कभी भी पैसे की जरूरत हो और बैंक यदि किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्ति या अन्य किसी से पैसा उधार ले रही है, तो वहां पर वो क्या करती है, उसको एक पत्र देती है और उसी को हम जमा पत्र के रूप में जो है जानते हैं। जैसे ध्यान देंगे, इसमें जो है बचत पत्र है, इसे देखिए याद रखिए, इसे बैंक, कोई सा भी बैंक जारी कर सकता है या वित्तीय संस्थान या आरबीआई जारी कर सकती है, सबसे पहली बात। और इसे खरीद कौन सकता है, परचेज कौन कर सकता है, खरीद सकता है व्यक्ति विशेष खरीद सकता है, या प्यारे छात्रों कोई संस्थान भी इसे खरीद सकता है, या कोई एनआरआई कोई विदेशी व्यक्ति भी है वो भी खरीद सकता है। लेकिन यहां एक इसमें कंडीशन होगी, विदेशी व्यक्ति संस्थान खरीद सकता है, लेकिन एक कंडीशन होगी इसमें कि जब कभी भी ये दोनों इस पत्र को खरीदेंगे तो इससे जो प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट को इनको भारत में ही खर्च करना पड़ेगा। इसको ये अपने यहां विदेश नहीं ले जा सकते, विदेश में नहीं ले जा सकते इसको अपने यहां ही खर्च करना पड़ेगा इनको जो है। तो याद रखेंगे, जब बैंकिंग वित्तीय संस्थान या आरबीआई जब कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष संस्थान या विदेशी संस्थान को वह एक तरह से उनसे पैसा लेना चाहती है, तो उसके लिए जो वो एक पेपर लॉन्च करेगी और वह जो पेपर होगा वो कौन सा होगा, आपका सीडी पेपर होगा। और प्यारे छात्रों, जो सीडी पेपर है 3 डेज 3 दिन से लेकर के यह 3 ईयर 3 साल के मध्य तक हो सकता है। ये जो है इतने समय के लिए हो सकता है। और देखिए इसमें न्यूनतम राशि, इसमें जो सीडी बेचा जाएगा इसमें जो न्यूनतम राशि होगी कम से कम 1 लाख होगी, जो है 1 लाख रुपए की होगी जो है। तो ये होता है प्यारे छात्रों, सीडी होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिमांड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है ये जो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे छात्रों, इसमें इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट देखते हैं टी बिल या ट्रेजरी बिल। या इसी को खजाना बिल कह देते हैं। इसी को खजाना बिल भी कह देते हैं। और देखिए यह भी संगठित क्षेत्र का भाग है। इसके बारे में कुछ चीजें समझ लें। 1986 से प्रचलन में आया है ये जो है, अभी समझाऊंगा ये है क्या। और तीसरी बात इसके संदर्भ में, यह सबसे सुरक्षित होता है। क्यों होता है उसकी बात करता हूं। देखिए अभी तक जितने भी पत्र थे उनको बैंक जारी कर रही थी, लेकिन जो ट्रेजरी बिल है इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसे सरकार जारी करती है। सबसे बड़ी बात, क्यों ऐसे जारी करेगी उसको भी बताऊंगा। और जब सरकार जारी करेगी तो इसे माध्यम से जारी करती है सरकार, आरबीआई के माध्यम से।
यानी एक तरह से कह सकते हैं आरबीआई इसमें सरकार का क्या है, एक एजेंट है। आरबीआई इसमें सरकार का एक प्रकार से एजेंट होता है जो कि सरकार के मध्यस्थ की भूमिका को निभा रहा होता है। दूसरी बात यह करेंगे कि ये ट्रेजरी बिल है क्या, तो अब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, प्रत्येक कंपनी को ऋण की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है। कोई भी कंपनी है प्यारे छात्रों, उसको धन की आवश्यकता होती है। धन दो तरह से आवश्यकता हो सकती है, या तो हो सकता है कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत हो, यानी दीर्घकालिक के लिए, हो सकता है इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी आवश्यक हो सकता है, यानी लघु समय के लिए ऋण लो, लघु समय के लिए धन की आवश्यकता। जब कंपनी को धन की आवश्यकता हो सकती है प्यारे छात्रों, तो उसी प्रकार से जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार को भी धन की आवश्यकता होती है। जो सरकार है उसे भी धन की आवश्यकता होती है, और सरकार को भी धन की दो तरह से आवश्यकता हो सकती है। सेम इसी तरह पहली आवश्यकता हो सकती है इसमें शॉर्ट टर्म की हो सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म की हो सकती है, दोनों में से किसी भी रूप की हो सकती है। तो यहां पर अब देखिए, ध्यान से समझेंगे इस बात को, जो है कि जो सरकार है उसको, सरकार को जो गवर्नमेंट है उसको दो तरह से पैसे की जरूरत हो सकती है। पहला मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है प्यारे छात्रों यहां पर 364 दिन तक के लिए, यानी अधिकतम, क्योंकि इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, दीर्घकालिक में आ जाएगा, दीर्घकालिक समय में आ जाएगा। तो अब प्यारे छात्रों, इस शॉर्ट टर्म के लिए जब धन की आवश्यकता होगी, अब हो सकता है इसमें कितने भी दिन की हो, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। तो इस धन की आवश्यकता के लिए सरकार एक पत्र जारी करेगी, पत्र जारी करती है, और ये जो पत्र जारी करती है किसके माध्यम से करेगी प्यारे छात्रों? आरबीआई के माध्यम से। और यही जो पत्र होता है, यही आपका टी बिल या ट्रेजरी बिल कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब सरकार जारी कर रही, तो इसका मतलब यह है कि यह जो सबसे ज्यादा सिक्योर है। अब इसमें जो सरकार ने जारी कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी कंपनी है या व्यक्ति है या अन्य संस्था है, इसको क्या होगा, संस्था को अपना धन निवेश करने का मौका मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इनको धन निवेश करने का मौका मिल जाता है, निवेश करने का मौका मिल जाएगा। और निवेश कहां? सरकार के पास निवेश करने का मौका मिल जाता है। तो यहां ट्रेजरी बिल के माध्यम से बहुत सारे संस्थान, व्यक्ति, अन्य लोग जो रहते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे उनको बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहां देखिए, कभी गलती क्या हो सकती है, प्रश्न ये पूछ लेता है कि ट्रेजरी बिल को कौन जारी करता है, तो आंसर लगा देते हैं आरबीआई। गलत, आंसर हमेशा लगाइए सरकार जारी करेगी, क्योंकि सरकार आरबीआई के माध्यम से जारी करेगी, न कि आरबीआई इसको जारी कर रही है जो है। तो इस बात को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना पड़ेगा इस बात को जो है। तो इसीलिए याद रखेंगे, ये कहलाता है ट्रेजरी बिल। अगर एक साल से ज्यादा के लिए सरकार को पैसा की जरूरत है, लॉन्ग टर्म की जरूरत होती, तो इसके लिए वो जी सैट यानी जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती वो जो है। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल की जरूरत होती है, यानी दीर्घकालिक ऋण की जरूरत होगी, तो उसके लिए जी सैट
जारी करने की सरकार को जरूरत होगी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल जारी करने की जरूरत होगी, न कि फिर उस समय वह शॉर्ट टर्म के लिए जारी करेगी। तो यहां याद रखना है कि लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जीसैट बिल जारी करती है वो जो है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसी में आगे बात करते हैं। देखें, अभी इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, इसमें क्या बन जाते हैं, एक प्रश्न बन जाता है कि डिस्काउंट पर टी बिल जारी करना। टी बिल कैसे जारी होता है, एक प्रश्न ये भी बन जाता है। देखो प्यारे छात्रों, अब जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने किसको राइट दे दिया कि भाई आरबीआई तुम पैसा इकट्ठा करो, जारी पत्र इसने कर दिया। अब पैसा इकट्ठा कौन करेगी, आरबीआई, क्योंकि सरकार तो मांगने नहीं जाएगी। अब आरबीआई ने टी बिल यहां से ये जो है लॉन्च करेगी। अब ये कहेगी कि भाई 1,000 रुपए का एक पत्र है। अब इस पत्र को यदि कोई व्यक्ति खरीदता है तो मान लो हम इसको 900 रुपए में दे देंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू है प्यारे छात्रों वो कितने रुपए है, 1,000 रुपए है। यानी आरबीआई ने 900 रुपए में बेचा, लेकिन वैल्यू उसकी 1,000 है। अब जब आप इसको वापस करेंगे तो कितने में वापस होगा, 1,000 में। आपका डिस्काउंट कितने का मिला, 100 रुपए का। तो इसी को प्यारे छात्रों कह देते हैं डिस्काउंट पर टी बिल जारी करना। इसको हम इस तरह से कह देते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट वन। अब देखिए जो ट्रेजरी बिल हैं ये 5 तरह के होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे 3 तरह के ही कार्यरत हैं। कौन कौन से कार्यरत हैं उनकी भी हम बात करेंगे। देखो, यदि हम ट्रेजरी बिल की बात करते प्यारे छात्रों, या टी बिल कह सकते हैं हम जो है, ये 5 तरह के हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक इसमें होता है 14 डेज के लिए, 14 दिन के लिए जाएगा। इसको कहते हैं मध्यस्थ यानी मीडिएटर, मध्यस्थ टी बिल कह देते हैं इसको। दूसरा भी 14 डेज के लिए होता है, इसको नीलामी ट्रेजरी बिल कह देते हैं इसको। और देखेंगे इसके बाद एक 91 दिन के लिए होता है ट्रेजरी बिल जो है, एक 182 दिन के लिए होता है टी बिल जो है प्यारे छात्रों, एक जो है 364 दिन के लिए होता है टी बिल जो है। तो देखिए इसमें से सरकार के द्वारा, अब देखें कॉल मनी के माध्यम से ही यहां से पैसा पहले ले लिया जाता था, तो अब यहां से सरकार ने इन 2 जो बिलों को यानी 2001 में समाप्त कर दिया। तो वर्तमान समय में यदि हम ट्रेजरी बिल की बात करते हैं तो 3 ट्रेजरी बिल बचे हुए हैं, यानी सरकार या तो ट्रेजरी बिल 91 दिन के लिए जारी करती है, या 182 दिन के लिए, या 364 दिन के लिए। तो प्रश्न ये पूछा जाए वर्तमान में कितने ट्रेजरी बिल हैं, तो 3 ट्रेजरी बिल हैं, 91, 182, 364। और पहले कितने थे, 5 थे, जिसमें से 2 को कब समाप्त कर दिया गया, 2001 में समाप्त कर दिया गया। तो मेरे प्यारे छात्रों ये था आपका ट्रेजरी बिल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बात करते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट।
देखिए इसके बाद में एक और है जो यहां से पूछ लिया जाता है, वाणिज्यिक पत्र। कॉमर्शियल पेपर, यहां से पूछ लिया जाता है कि कॉमर्शियल पेपर क्या है और इसको कौन जारी करता है और ये जो है किस तरह से जारी किया जा सकता है। देखो वाणिज्यिक जो पत्र है, नाम से स्पष्ट है कि इसको वाणिज्यिक संस्थान ही जारी कर सकते हैं। पहली बात तो वाणिज्यिक क्षेत्र के संस्थान यानी कॉमर्शियल जो सेक्टर है वो जारी कर सकता है। जैसे इसको कोई कंपनी जारी कर सकती है, कोई संस्था भी जारी कर सकती है या अन्य कोई भी जारी कर सकती है। जैसे एमएनसी जितनी कंपनी वो जारी कर सकती है। कंडीशन क्या होगी उसको समझते हैं। पहली बात, ये 1990 से प्रचलन में आया है। सबसे पहली बात। दूसरी बात प्यारे छात्र यहां देखेंगे, इसे वाणिज्यिक क्षेत्र के द्वारा जारी किया जा सकता है। वाणिज्यिक क्षेत्र कॉमर्शियल सेक्टर, जैसे कोई कंपनी, फर्म, संस्थान यानी इंडस्ट्री, उद्योग, इनमें से कोई भी जारी कर सकता है। पहली बात, लेकिन उसके लिए एक विशेष कंडीशन है कि ये कंपनी, संस्थान या कोई भी फर्म है, ये पहली बात स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होनी चाहिए। पंजीकृत होना आवश्यक है। स्टॉक एक्सचेंज यानी वही शेयर बाजार, यानी विशेष करके सेबी में पंजीकृत होना आवश्यक है। दूसरी बात, एक और विशेष कंडीशन, 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर होना चाहिए, तभी ऐसा ही संस्थान वाणिज्यिक पत्र जारी करेगा। और इसके माध्यम से क्या है, माध्यम से व्यक्ति या बाजार से वो क्या जुटाता है, धन जुटाता है। देखिए ध्यान दें, फिर समझा रहा हूं एक बार कि जब कभी भी मान लीजिए जैसे पतंजलि कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, ये फर्म एक इंडस्ट्री है, अब इसको पैसा इकट्ठा करना है, पैसे की आवश्यकता है इसको, जो है वाणिज्यिक क्षेत्र है, कॉमर्शियल सेक्टर है। तो अब इसको जब पैसे की आवश्यकता होगी तो ऐसी स्थिति में ये जब मार्केट से पैसा उठाएगी तो उसके लिए क्या करेगी, ये वाणिज्यिक पत्र जारी करेगी। और वाणिज्यिक पत्र का मतलब है किसी भी व्यक्ति को मिलेगा और उसकी वैल्यू कैपिटल के बराबर यानी करेंसी के बराबर होती है। अब उसके माध्यम से पैसा ले लेती है और उस पर एक निश्चित दर होती है, उसके माध्यम से उसको ब्याज भी देती है कि जब पेपर रिटर्न करेंगे तो उसके माध्यम से उसको ब्याज दिया जाएगा, जो है। लेकिन उसके लिए उद्योग फर्म की विशेषता होगी कि उसका स्टॉक एक्सचेंज में होना, रजिस्टर्ड होना, यानी एक सुनिश्चितता के साथ होगा और 5 करोड़ की उसकी कम से कम उसका जो है टर्नओवर होना चाहिए, तभी वो जो है कॉमर्शियल पेपर जो है लॉन्च कर सकती है, जो है। ये होता है प्यारे छात्रों, कॉमर्शियल पेपर होता है। और ये भी जो है एक हमारा भाग है मुद्रा बाजार का, यानी मनी मार्केट का भाग है ये भी, जो है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो है कॉमर्शियल बिल की बात करते हैं, वाणिज्यिक बिल।
वाणिज्यिक बिल की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल बिल की बात कर रहे हैं। देखिए प्यारे छात्रों, इसका भी जो प्रचलन है 1990 से हुआ है और इसको जारी करने का अधिकार किसी बैंक, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, उद्योग जगत, किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये है क्या, उस पर बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं जो है। तो पहली बात इसमें ध्यान रखेंगे, 1990 से प्रचलन में आया है और इसे जारी करता बैंक भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। यानी इनको जब कभी भी कैपिटल की जरूरत होगी तो ये जारी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे उसको ध्यान दें। ये कब जारी होता है उसको बात करेंगे। कैपिटल की जरूरत होती है तब जारी किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, या मैं और समझाता हूं, मान लो एक बैंक है, एक कंपनी है कोई भी, और मान लीजिए ए कंपनी है कोई है, बी कंपनी मान लेते हैं उसको, और एक ए कंपनी है। ये 3 जो है यहां पर 3 चीजें हैं, एक बैंक है, एक कंपनी है और एक बी कंपनी है। अब मान लीजिए ए कंपनी बी कंपनी के पास जाती है और इससे 1 लाख रुपए का माल ले लेती है। 1 लाख रुपए का इससे ये कंपनी सामान ले लेती है, यहां से इसने सामान खरीद लिया। अब ये ए कंपनी बी से ये कहती है कि भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा हम आपको तब पे करेंगे जब हमारे पास में पुराना सामान बिक जाएगा, उसका आ जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। यानी ए कंपनी ने बी से कहा सामान लेने के बाद में कि हमारे पास जब पैसा आ जाएगा हम आपका दे देंगे, या तो पुराना सामान बिक जाए या ये बिक जाए, तुरंत हम पैसा दे देंगे। तो यहां बी कंपनी क्या करेगी, इस एवज में एक जो है ट्रेड बिल निकालेगी। जो है वो तो सामान लेकर के चला गया, यहां ये एक ट्रेड बिल जारी कर देगी। जो है अब ट्रेड बिल जारी हो गया। अब मान लो इस बी कंपनी को भी पैसे की जरूरत पड़ गई। अब ये ए कंपनी से तो पैसा मांग नहीं सकता, क्योंकि इसने कहा सामान बिक जाएगा तब पैसा दे देंगे भाई। तो अब इसको पैसे की जरूरत है, अब क्या किया जाए। तो इसमें बी कंपनी बैंक के पास गया, या हो सकता है किसी अन्य संस्थान के पास चला जाए। मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं, बैंक के पास में गया भैया। अब बैंक से इसने कहा कि भाई ये हमारा एक ट्रेड बिल है, या इसी कॉमर्शियल एक ये बिल है और ये 1 लाख रुपए का बिल है और हमें पैसा चाहिए। आप एक काम करें, 90,000 रुपए आप हमें दे दें और इस बिल को रख लें, और हमारे पास जब पैसा आ जाएगा तो हम 1 लाख रुपए यहां पर चुका देंगे। तो बैंक ने इसको कितना दिया, 90,000। बिल कितने का था, 1 लाख रुपए का था। तो यही जो पूरे प्रोसेस के लिए जो यहां काम हो रहा है, पत्र जारी होगा, वही कहलाएगा कॉमर्शियल बिल कहलाएगा। लेकिन यहां इस थर्ड पार्टी यानी जो बैंक को यह अधिकार हो जाता है कि ये अपना पैसा, अपना धन हो सकता है बी से भी वसूल ले, हो सकता है ए से भी वसूल ले, दोनों से वसूलने का अधिकार हो जाता है इसमें। जो है किसी से भी पैसा वसूल सकते हैं, जो है ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं। तो यहां पर जो जारी है, जो ट्रेड बिल का स्वरूप था, यही जो स्वरूप था वाणिज्यिक बिल था। इसको हम कॉमर्शियल बिल के रूप में जानते हैं। और कॉमर्शियल पेपर अलग था, मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी जारी हो सकता है, वहां पर जो है
और उसके लिए कंपनी का 4 करोड़ 5 करोड़ तक का होना जरूरी था, अन्य काम होना जरूरी था। तो दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है इनमें, तो इस बात का भी याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहां पर हमने देखा कि जो मनी मार्केट है उसमें किस तरह से जो है काम होता है जो है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई भी आपको यहां पर समझ में नहीं आया चीज तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और हम इसके बाद अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।